हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस बेदनपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक हमने लिया मध्यकालीन भारत के इतिहास से मुगल वंश। तो इसमें दोस्तों आज हम मुगल वंश की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों हमने देखा था संतकालीन का लोधी वंश। तो लोधी वंश में देखा बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया जाता है और सल्तनत कालीन का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला सुल्तान था, इब्राहिम लोधी। तो आज जो हम सेशन देखेंगे मुगल वंश। तो दोस्तों गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों अगर हम बात करें मुगल वंश कब से कब तक चला, तो ये 1526 से लेकर 1857 के बीच तक ये मुगल वंश चलता है। अगर इसी के बीच में देखें 1540 से 1555 के बीच में सूरी वंश ने शासन किया है दिल्ली पर। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर। तो जो मुगल का जो अर्थ होता है दोस्तों, तो मंगोल जात के वंशज कौन थे? ये मुगल मंगोल जात के वंशज थे। और बाबर का जो जन्म होता है वो 1483 में होता है, 14 फरवरी 1483 में होता है। भाई ये कहाँ जन्म होता है? फरगना में होता है। ये उज्बेकिस्तान, अगर वर्तमान में उज्बेकिस्तान की एक छोटी सी रियासत थी और उज्बेकिस्तान की दोस्तों जो राजधानी है वो ताशकंद है। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, वहीं माता का नाम था कुदलुग निगार खातून। तो पिता की तरफ से ये चौथी पांचवी पीढ़ी का तैमूर वंश से संबंधित था, वहीं माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी चंगेज खां से संबंधित था। तो बाबर ने दोस्तों क्या है 1497 ईस्वी में क्या है समरकंद को जीत लेता है। दोस्तों क्या होता है कि बाबर के द्वारा समरकंद कई बार जीता जाता है और उसके बार बार हाथ से निकल जाता है। कई बार दोस्तों समरकंद जीतता है। तो इसके बाद क्या है, बाबर के द्वारा पश्चिमोत्तर भारत की तरफ से युद्ध किया जाता है। अब वो अपना ध्यान समरकंद पर न लगाकर भारत की तरफ लगाता है। तो बाहर अगर देखा जाए तो बाबर का जो भारत पर पहला आक्रमण यूसुफ जाई जात पर होता है। तो बाबर की लाहौर विजय कब होती है? 1524 में दोस्तों होती है। तो बाबर के द्वारा जो 4 युद्ध हैं वो मुख्य युद्ध हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि बाबर के द्वारा ये 4 मुख्य युद्ध कौन से हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों, ये कहाँ 1526 में होता है और ये किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा, इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है दोस्तों। इस युद्ध में बाबर ने तुगलकमा नीति का प्रयोग किया था। तो प्रश्न आ जाता है तुगलकमा नीति का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध में होता है। तो युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया था पानीपत के युद्ध में। वहीं तोप का जो संचालन कौन कर रहा था? तोप का जो संचालन किया था उस्ताद कुली खां के द्वारा किया गया था। और वही बंदूक संचालन कौन कर रहा था? मुस्तफ़ा के द्वारा किया गया था। ये पानीपत के प्रथम युद्ध की बात चल रही है। इस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण करते हैं। तो बाबर 1526 में जब युद्ध जीत जाता है तो उसके बाद ये कलंदर की उपाधि धारण करता है। आगे दोस्तों दूसरा युद्ध इसका मुख्य होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों ये 1527 ईस्वी में होता है। ये राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में युद्ध होता है दोस्तों। इसमें आलम खां और दौलत खां लोधी ने भी किसका साथ दिया था? राणा सांगा का, आलम खां और दौलत खां। तो दोस्तों इसी में क्या होता, बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। जिहाद का नारा किसने? बाबर ने दिया था। तो बाबर इसी युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। इस युद्ध में क्या होता है, राणा सांगा दोस्तों पराजित हो जाता है और इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण करता है। इस युद्ध में विजय होने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है।
बाद में दोस्तों क्या है, राणा सांगा को इसी के सामंतों के द्वारा जहर देकर मार डाला जाता है। किसे? राणा सांगा को उसी के सामंत के द्वारा जहर दे दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों दूसरा युद्ध हम देखते हैं, तीसरा चंदेरी का युद्ध होता है, 1528 में होता है और ये मेदिनी राव के बीच में होता है, जिसमें कि मेदिनी राव की हार हो जाती है। आगे दोस्तों देखें, घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में। इसमें दोस्तों क्या है, महमूद लोदी और शेर शाह सूरी और नुसरत खां के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि बाबर की विजय होती है। यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। तो प्रश्न आ जाता है कि ऐसा युद्ध कौन सा जो जल और थल दोनों में लड़ा गया? वो था घाघरा का युद्ध होता है। तो बाबर का जो शासन काल था दोस्तों, 15 से 26 से 30 ईस्वी तक शासन किया बाबर ने भारत पर। बाबर का एक आत्मकथा, बाबर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है बाबरनामा। इसको चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया, चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसका दूसरा तुझके ए बाबरी भी नाम है, बाबरनामा का तुझके ए बाबरी। आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक था मुगल वंश का। अगर देखा जाए तो मुगल वंश का आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक होता है। इसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय दोस्तों कौन? विजयनगर के राजा को शक्तिशाली शासक बताया था और राणा सांगा को। इसने दो राजाओं को उस समय शक्तिशाली बताया था, कृष्णदेव राय को जो कि विजयनगर के राजा थे, वहीं राणा सांगा को भी इसने शक्तिशाली राजा बताया था। तो बाबरनामा के बारे में देख लेते हैं कुछ। ये 3 भागों में बटी हुई है। हिंदी अनुवाद दोस्तों 1974 में युगजीत चलपुरी ने किया है, युगजीत ने किया है। हिंदी अनुवाद 1974 में। वहीं इंग्लिश में जो इसका अनुवाद होता है एफ जी टेलवुड के द्वारा किया गया था। वहीं फारसी में दोस्तों इसका जो अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया। किसके कहने पे किया? अकबर के कहने से इसका अनुवाद किया जाता है बाबरनामा का। वहीं दोस्तों इसका जो फारसी भाषा में ही इसका अनुवाद और होता है मीर अबू तालिब के नाम से होता है। मीर अबू तालिब ने किया दोस्तों। मीर अबू तालिब के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया जाता है और ये किसके द्वारा करवाया जाता है? शहजहाँ के द्वारा। शहजहाँ के आदेश पर ही मीर अबू तालिब इसका अनुवाद फारसी भाषा में करता है। तो बाबर का दोस्तों क्या होता है, मकबरा कहाँ है? ये पहले आराम बाग में था, आगरा में। आराम बाग एक जगह है दोस्तों आगरा में, कभी घूमने जाए इस जगह को देख कर जरूर आए। तो इसी में दोस्तों उसका सबसे पहले मकबरा बनाया गया था। बाद में दोस्तों क्या होता है, उसको काबुल ले जाकर दफना दिया जाता है। काबुल दोस्तों किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की है। और उसके जो बचपन का नाम था मोहम्मद जहरुद्दीन था। इसके दोस्तों 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। 4 बेटे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो ये था दोस्तों बाबर के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त सेशन। आगे हम दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में कि किस तरह से हुमायूं ने संघर्ष करके मुगल वंश को स्थापना करती है। अगर देखा जाए तो जो वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो मुगल वंश में किसे कहा जाएगा, बाबर को या किसी और को, तो आगे सेशन में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।